जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 16 ऑनलाइन क्लासेस में शुरू करने लगे हैं और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इसको लेकर चलेंगे। आज हमारा चैप्टर 16 का इंट्रोडक्शन है, तो इसलिए आपने बड़ी गौर से मेरी बातें सुननी है, क्योंकि जब तक आप किसी चैप्टर की बेस अच्छी नहीं बनाएंगे तब तक आपको उस पूरे चैप्टर की ठीक से समझ नहीं आएगी। जी बच्चों, स्क्रीन पर आपको चैप्टर नंबर 16 नज़र आ रहा है। इसमें आज हमारा इंट्रोडक्शन है एक तरह से, और ये पहला आपका टॉपिक है आज, और ये है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। चैप्टर का नाम भी यही है और पहला टॉपिक भी यही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के लिए आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है। इसके लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ नीचे बना भी हुआ है, मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम टाइम की वैल्यूज़ ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर फ़र्ज़ करें हम करंट की वैल्यूज़ ले रहे हैं। अगर आपको चैप्टर 15 याद हो जिसमें हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, तो उसमें आपको ये भी याद होगा कि हमने एसी जनरेटर में जो ईएमएफ को इंड्यूस किया था उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो ये था। इसी तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर हम ईएमएफ की जगह वोल्टेज लिख दें तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। इसी तरह ओहम्स लॉ को यूज़ करके हमने करंट की वैल्यू निकाली थी, I इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, और v की जगह हमने पुट कर दिया था v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय r। अब जब आप पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो करंट आएगा वो भी पीक करंट होगा, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास तीन रिलेशन जो हैं ये लिखे जा सकते हैं। इनमें से पहला जो है वो ईएमएफ की शक्ल में है, दूसरा पोटेंशियल की शक्ल में, और ये जो थर्ड रिलेशन है ये करंट की शक्ल में। अब ये जो पोटेंशियल है इसे भी हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कहते हैं, और इस करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये हम ग्राफ में भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। सबसे पहले फ़र्ज़ करें मैं एंगल थीटा यहाँ पर लिखता हूँ। आपको मैंने यहाँ पहले भी बताया था चैप्टर 15 में भी, और यहाँ भी दोबारा हम यही बात देख लेते हैं कि ये जो एंगल थीटा है इसको हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में आपने ये बात देखी हुई है। इसी तरह से ओमेगा की जगह हम 2 पाई ओवर टाइम पीरियड ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं टाइम के 5 हिस्से बना लूँ, या इसके 4 इंटरवल्स बना लें t/4 के लिहाज से, यानी सबसे पहले टाइम 0 है, t/4 टाइम के बाद टाइम बन गया t/4, मज़ीद टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुज़रा यानी 2t/4, जिसे आप t/2 भी कह सकते हैं, और फिर मज़ीद टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुज़र गया यानी टोटल 3t/4 गुज़र गया, और उसके बाद मज़ीद t/4 हिस्सा गुज़र गया यानी 4t/4 टाइम गुज़र गया, और 4t/4 का मतलब है पूरा टाइम पीरियड। तो जब आप टाइम की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो एंगल है जिसे हम फेज़ एंगल भी कहते हैं, इसकी 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आप टाइम की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा।
जब आप टाइम की जगह t/4 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा π/2। जब आप टाइम की जगह t/2 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा पाई। इसी तरह टाइम की जगह 3t/4 पुट करने पर इसका आंसर आएगा 3π/2 और पूरा टाइम पीरियड पुट करने पर इसका आंसर 2π आएगा। ये जो मैंने फेज़ एंगल की वैल्यूज़ लिखी हैं ये रेडियंस में हैं। अगर आप इनको डिग्रीज़ में लिखना चाहते हैं तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसी तरह से ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और फाइनली 360 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये तो मैंने एंगल्स के बारे में बता दिया। अब अगर आप इन एंगल्स की वैल्यूज़ जैसे यहाँ मैं पुट करता हूँ, अगर आप इन एंगल्स की वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो फिर क्या होगा। जब आप इन एंगल्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम जानते हैं साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, तो करंट का आंसर भी पहला ज़ीरो आ गया। साइन 90 होता है +1, जब आप इसकी जगह +1 पुट करेंगे तो आपका आंसर +I0 हो जाएगा। इसी तरह साइन 180 भी ज़ीरो होता है, तीसरा आंसर भी ज़ीरो हो गया। उसके बाद साइन 270 का आंसर -1 होता है, तो आंसर आ जाएगा -I0। और उसके बाद साइन 360 का आंसर दोबारा से ज़ीरो। अब आप देखिए, अब चाहे आप एक्स एक्सिस पर टाइम ले लें या चाहे आप एक्स एक्सिस पर फेज़ एंगल यानी थीटा की वैल्यूज़ ले लें, तो मैं यहाँ टाइम की वैल्यूज़ ले रहा हूँ। आप टाइम के जितने इंटरवल्स आपने बनाए थे, आप उन सारे इंटरवल्स को यहाँ पे एक जैसे डिस्टेंस पे लिख सकते हैं। ये क्या था, t/4, ये था t/2, ये था 3t/4 और ये था पूरा टाइम पीरियड। जब टाइम ज़ीरो था तो करंट का आंसर कितना आ रहा था, ज़ीरो। यानी पहला पॉइंट आपके पास आ गया ये। जब टाइम t/4 था करंट का आंसर था पॉजिटिव मैक्सिमम। जब टाइम t/2 यानी फेज़ एंगल कितना हो गया 180, तो करंट ज़ीरो। जब टाइम 3t/4 यानी फेज़ एंगल 3π/2, तो करंट जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा यानी -I0। एंड जब पूरा टाइम पीरियड गुजर गया यानी 2π एंगल गुजर गया, तो फिर आपका जो करंट है दोबारा ज़ीरो हो गया। इस तरह से आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इस वक्त, ये ग्राफ जो है इसे साइनोसॉइडल कर्व भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ है उसे साइनोसॉइडल कर्व ही बोलेंगे। ठीक हो गया। और इस ग्राफ से हमें एक बात पता चल रही है कि इस ग्राफ का आधा हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर और बाकी आधा हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे है। ठीक है, यानी आधी वैल्यूज़ पॉजिटिव और आधी वैल्यूज़ नेगेटिव है। अगर मैं इसको करंट की पोलैरिटी के लिहाज से बताऊं, तो आधे टाइम पीरियड के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, फ़र्ज़ करें इस तरफ, और बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। अब इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक सर्किट बनाता हूँ, उस सर्किट में एसी जनरेटर के साथ हमने सिर्फ एक लोड लगा दिया है जिसकी रेजिस्टेंस है R। एसी जनरेटर का ये सिंबल होता है, सर्कल लगाएं और दरमियान में ये वाला सिंबल लगा दें। आप जानते हैं डीसी सोर्स का सिंबल होता है एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव को जाहिर करती है, छोटी लाइन नेगेटिव को जाहिर करती है। अब एसी जनरेटर में क्योंकि करंट अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता रहता है, इसलिए इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह पोटेंशियल की भी कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं है। So that's why we cannot mention any positive और negative here। ठीक है, तो ये है जी AC सोर्स अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। मैं यहाँ पर दो इस तरह के सेम सर्किट बनाता हूँ, या आप ये समझ लीजिए कि
मैंने एक ही सर्किट को 2 दफ़ा बनाया है। अब यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि आधे टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ, आधे टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ और बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए क्या हुआ, यानी ये जो बाकी आधा टाइम पीरियड है उसके लिए क्या हुआ। अब इसमें अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, यानी मैं ये कहूं एसी का 0 से लेके T/2 तक जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये वाला जो टाइम पीरियड था तब क्या होगा, और टाइम पीरियड का जो बाकी हिस्सा है T/2 से लेके T तक, यानी जो सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये, और सेकंड हाफ ये नज़र आ रहा है। तो जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें या फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो आप ये समझ लें कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव हो गई। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर वाले को पॉजिटिव कहते हैं या नीचे वाले को, लेकिन जो पोलैरिटी आपने एक दफ़ा कंसीडर करनी है उसके रिवर्स पोलैरिटी आपको सेकंड हाफ पीरियड में कंसीडर करना पड़ेगी। तो इस तरह से फर्स्ट हाफ पीरियड में आप देखें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस डायग्राम में क्लॉकवाइज, और सेकंड हाफ पीरियड में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिहाज से एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। कहने का मतलब ये है कि आधे टाइम पीरियड के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो मैंने आपको इस जगह पर ये जो मैंने सारा कुछ आपको बताया, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताया, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि फिज़िकली करंट को अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं, या वोल्टेज को जो एसी जनरेटर की आउटपुट पे हमें मिलती है उसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर आधे टाइम पीरियड के बाद अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती रहती है। इसी तरह करंट को अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी हर आधे टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। तो आज के टॉपिक में हमने अभी तक सिर्फ यही काम किया है, लेकिन काम तो ये थोड़ा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक्स हैं। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात आपको बताऊं। फ़र्ज़ करें आप ये देखना चाहते हैं कि वायर के अंदर चार्ज कैसे फ़्लो कर रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं। फ़र्ज़ करें ये है आपके पास वायर, ये अब देखें इस वायर में हम जानते हैं मेटल के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं। फ़र्ज़ करें इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं ये जो ग्रीन कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। हम ये भी जानते हैं मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंसिडर करें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आधे टाइम पीरियड के लिए करंट एक डायरेक्शन में और बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो आधे टाइम पीरियड के लिए ये जो चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, यानी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वापसी वाली। ठीक है, तो ये था जी आपका अल्टरनेटिंग करंट की बेसिक्स, कि अल्टरनेटिंग करंट में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। ये मैं बात कर रहा था एसी की, यानी अल्टरनेटिंग करंट की, लेकिन अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट करंट में जो चार्ज है वो बड़े मज़े से एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है, अगर प्योर डीसी है। तो यहाँ बात हो रही है एसी की। एसी में चार्ज क्या करता है, एक्चुअली एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और वाइब्रेट कर रहा हो। वाइब्रेट करने से मुराद ये कि आधे टाइम पीरियड के लिए एक डायरेक्शन में जा रहा है और बाकी आधे टाइम पीरियड के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो इसी तरह उसकी टू एंड फ्रो मोशन जो है ये चलती रहेगी। तो ये मैंने आपको वायर के अंदर की बात बता दी कि वायर के अंदर क्या हो रहा होगा। अब हम बुक का जो है थोड़ी शक्ल सूरत वो भी देख लेते हैं। इसमें सारा कुछ वही है। सबसे पहले आप अल्टरनेटिंग करंट को
डिफ़ाइन करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को डिफ़ाइन किया। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दो सर्किट्स हैं जो मैंने आपको उधर अलग से बना के दिखाए, और दो तरह के ग्राफ हम बना सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पे थीटा लेकर, दूसरा एक्स एक्सिस पर टाइम लेकर, और फिर टाइम के मुताबिक थीटा की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं ये भी यहाँ मेंशन की गई हैं। टाइम के मुताबिक थीटा की जो वैल्यूज़ आएंगी और फिर उसके मुताबिक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी, ये सारा कुछ वही है जो मैंने वहाँ बताया। अच्छा, मेरे और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है जो मैंने अभी अभी बनाया है, और ये फ़र्क मैंने जानबूझ के डाला है। यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात हो रही है, ये देखें, और मैंने अपने ग्राफ में अल्टरनेटिंग करंट की बात की थी। असल में अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों के मैथमेटिकल रिलेशंस बिल्कुल सेम है। ज़ाहिर बात है दोनों के ग्राफ भी सेम बनेंगे और दोनों के बारे में आप एक ही जैसी बात कर सकते हैं अल्टरनेटिंग के लिहाज से। अगर मैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वर्ड बोलूँगा तो इसके दो मतलब आप ले सकते हैं, या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर मैंने दोनों के बारे में इकट्ठी बात करनी हो तो मैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का वर्ड बोलूँगा, और इसमें दोनों शामिल हैं, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। तो इसलिए चाहे करंट है चाहे वोल्टेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो ये सारा कुछ वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हमने अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अब देखें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ लिखूं तो एक ही बात है, यानी उसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, करंट भी और वोल्टेज भी, क्योंकि ये दोनों अपने आप को अल्टरनेट करते रहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से क्या मुराद है? बड़ा सिंपल है, ऐसी वैल्यू जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ भी बनाया, जब हम टाइम की वैल्यूज़ चेंज कर रहे थे तो पूरे एंगल की वैल्यूज़ चेंज हो रही थी, और पूरे एंगल की वैल्यूज़ चेंज होने से ये जो फाइनल वैल्यू है ये चेंज हो रही थी। इसका मतलब है ये जो फाइनल वैल्यू है, ये वाली जो फाइनल वैल्यू है, ये जो आंसर आ रहा है, ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। इसलिए इसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह सकते हैं, जो टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज कर रही है। इसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू से मुराद क्या होगा? पीक वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, और आपको इस फार्मूला में जो पीक वैल्यू नज़र आ रही है वो ये है, वोल्टेज की पीक वैल्यू V0। और ग्राफ में अगर मैं आपको बताऊं तो ग्राफ में यहाँ पर ये जो वोल्टेज के ग्राफ उसने बनाए हैं, इसमें जो पीक वैल्यू है वो क्या है? ये प्लस V0, ये वाली माइनस V0, इसी तरह यहाँ भी प्लस V0 एंड दिस वन माइनस V0। तो ये है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद थर्ड नंबर पे है पीक टू पीक वैल्यू, पीपी वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक पीक से दूसरे पीक तक आपने जाना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें हम बात कर रहे हैं जी, ओके, यहाँ भी पर्पल कलर ही मैं कंसिडर करता हूँ। देखें, पॉजिटिव पीक, ये पॉजिटिव पीक है और ये है जी नेगेटिव पीक। तो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब ये है कि नेगेटिव पीक से लेकर पॉजिटिव पीक तक का फासला। अब आपके जहन में सबसे पहला आंसर ये आएगा कि पीक टू पीक वैल्यू यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को ऐड करें, आंसर ज़ीरो आ जाएगा आपके जहन के मुताबिक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे एग्जैक्टली ऐसा पूछूंगा, फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहूँ कि -2 को से शुरू करके +2 तक जाना है, तो आप इसमें कितना ऐड करेंगे? सिंपल सी बात है, आप इसमें 4 ऐड करेंगे। सेम इसी तरह
नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक जाना है तो नेगेटिव पीक में कितना ऐड करेंगे, डबल ऐड करेंगे, 2v0। यही पीक वैल्यू है, सॉरी यही पीक टू पीक वैल्यू है, यानी पीक टू पीक वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स द पीक वैल्यू। ठीक हो गया, यानी 2 टाइम्स द पीक वैल्यू। अब अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो 2i0 होना था, अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ तो 2v0 है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर हम किसकी ले रहे हैं, चाहे आप करंट की ले लें चाहे वोल्टेज की ले लें। इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल। चले मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ मिक्सिंग हो गई है अल्फाज की। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। देखें आपने इनका ग्राफ देखा, इसमें एक पॉजिटिव पीक आ रही थी और एक नेगेटिव पीक, सॉरी एक नेगेटिव साइकिल आ रहा था। पॉजिटिव साइकिल में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव साइकिल में सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। तो इस तरह से जब आप एवरेज लेते हैं तो हम जानते हैं एवरेज लेते हुए सबको ऐड करना पड़ता है। जब आप सबको ऐड करते हैं उसके बाद आप टोटल तादाद से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी एवरेज लेने के लिए सारी क्वांटिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा और जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ AC का आंसर आ गया 0। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ एवरेज ऑफ पावर, जो हम पावर ले रहे हैं AC से, अल्टरनेटिंग करंट की मदद से जो हम पावर ले रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 0 नहीं होगा। इसकी वजह क्या है, देखिए इसकी वजह बड़ी मज़े की सिंपल सी वजह है। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी वायर की। तो देखें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जितनी पावर दी जा रही है उतनी वापस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेजिस्टर की, लोड की, जिसके अंदर से चार्जेस चाहे इस डायरेक्शन में जाएं, बेचारों को इधर गुजरते हुए भी अपनी एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, और जब वो वापस आएंगे इस तरफ फिर भी अपनी एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। यानी वो दोनों सूरतों में लुट ही रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों सूरतों में एनर्जी का लॉस ही हो रहा है, यानी हमें इनसे एनर्जी मिल रही है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और जब हमें इनसे एनर्जी मिल रही है दोनों सूरतों में, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज ऑफ द पावर 0 नहीं हो सकता। सो एवरेज ऑफ द पावर इज़ नॉट 0। अब इसकी मैथमेटिकल रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि पावर आउटपुट थ्रू रजिस्टर का फार्मूला होता है I²R। ये हमने चैप्टर नंबर 13 में किया था। अब देखें जब हम करंट का स्क्वायर करेंगे, करंट का स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो जाएंगी, और उसके बाद जब आप एवरेज लेंगे तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। यानी स्क्वायर्ड वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव, और फिर इनका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। यानी स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का एवरेज लेने पे आंसर 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ भी चूंकि हम जानते हैं, अभी हम जान चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मदद से हमें एनर्जी तो मिल रही है, पावर तो मिल रही है, लेकिन इनका एक साइकिल में एवरेज 0 होता है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए या ये
ये जानने के लिए कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की मदद से कितनी पावर ली जा सकती है, या इनकी पहचान क्या है, या इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसके लिए फिर हम डिफ़ाइन करते हैं ये वाली टर्म जो आपको सामने नज़र आ रही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। इसमें आपने तरतीब ये याद रखनी है कि सबसे पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव करने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद एवरेज लेंगे, स्क्वायर करने पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, एवरेज या मीन लेने पर आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। उसके बाद चूंकि स्क्वायर हो चुका है, उस सेकंड पावर को ख़त्म करना है, तो फिर हम रूट ले लेंगे और दोबारा से वो जो वैल्यू है वो सिंगल पावर में आ जाएगी, यानी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरतीब है, इसी तरतीब से हम लेकर इसको चलेंगे। अब हम बात करेंगे ग्राफ की मदद से। फ़र्ज़ करें मैं सेम वैसा ही ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ और ये ग्राफ है जी, फ़र्ज़ करें एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे अगर मैं वोल्टेज लूँगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये वोल्टेज की ग्राफ की पीक वैल्यू है। फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप इसका स्क्वायर करें। पहले नंबर पे मैंने ये बताया था ना कि आपने स्क्वायर करना है। नंबर 1 पे क्या है? स्क्वायर करना। नंबर 1 पे स्क्वायर करना, नंबर 2 पे मीन लेना, और नंबर 3 पे क्या है? रूट लेना। तो ये तीनों स्टेप हम बारी बारी ग्राफ में करेंगे। जब आप स्क्वायर लेंगे सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव, और ग्राफ जो है ये सारा का सारा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर ही आ जाएगा, यानी ये वी स्क्वायर का ग्राफ है। और ये जो पीक वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये वी नॉट का स्क्वायर है, यानी वी नॉट का हमने स्क्वायर कर लिया। ये तो था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने इनका एवरेज या मीन लेना है। एक बात याद रखें, एवरेज या मीन का मतलब क्या है? दरमियानी वैल्यू। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जिसके इस तरफ और इस तरफ स्क्वायर वाले ग्राफ एक जैसा है, जैसा ग्राफ एक तरफ वैसा दूसरी तरफ। इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दरमियानी वैल्यू है या एवरेज है, और इसी फासले को हम बोलेंगे एवरेज या मीन। ये किसका मीन है? दिस इज एक्चुअली मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। तो ये हमने मीन स्क्वायर्ड वैल्यू निकाली है। अब मैं आपको फार्मूला में करके बताता हूं कि मीन स्क्वायर्ड वैल्यू क्या होगी। मीन स्क्वायर्ड वैल्यू कैसे आएगी? देखें, वी स्क्वायर वाले ग्राफ में जो इनिशियल वैल्यू है वो भी हम जानते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर ये भी हम जानते हैं। इन दो वैल्यूज़ का अगर आप मीन लेना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपके पास बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है ये जो हमने ऊपर ग्राफ में लाइन लगाई थी ये वाली, ये असल में वैल्यू क्या है? वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अगला स्टेप है वो जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था। तीसरा पॉइंट क्या था? कि आपने रूट लेना है। अब हम इसका रूट ले लेते हैं, बात ख़त्म। जब आप इसका रूट लेंगे तो फिर जो आंसर आएगा उससे आप बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और पोटेंशियल की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, कैपिटल वी लिखें और नीचे छोटा सा आर एम एस लिख दें। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, और इस तरह से आपके पास आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू, जब आप 1/2 स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर की मदद से ये आएगा। अब आप मुझे यहाँ देख कर बताएं कि वी नॉट को जब आप 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, यानी हम कह सकते हैं वी आर एम एस इज़ लेस दैन वी नॉट। अब देखें, ये वी आर एम एस की एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। और ये ग्राफ में हम कहाँ बनाएंगे? ग्राफ में
अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू है वो वी नॉट से कम होगी, तो इसलिए अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे वो वी नॉट से नीचे होगी। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यही वी आर एम एस है। और देखें ये हर पॉइंट पे सेम है, देखें हर पॉइंट पे, ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, हर पॉइंट पे इसकी सेम वैल्यू है, सेम वर्टिकल डिस्टेंस। और यही कांस्टेंट वैल्यू जो है ये हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज की स्ट्रेंथ के बारे में या उसकी कैपेसिटी के बारे में या उसकी मदद से हम जो पावर हासिल कर सकते हैं उसके बारे में बताएगी। आसान अल्फाज में अगर आपने अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को डिस्कस करना है, चाहे अल्टरनेटिंग करंट है चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो आप उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बजाय आरएमएस वैल्यू के साथ डील करेंगे। अगर आपसे कहा जाए पावर फाइंड करें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मदद से, तो पावर के फार्मूला में भी सिर्फ आई, उस आई के साथ आप नीचे क्या लिखेंगे, आरएमएस। इसी तरह वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज के साथ नीचे आप क्या बोलेंगे, आरएमएस, यानी आरएमएस वैल्यूज को लिया जाएगा। आरएमएस वैल्यू को मैयर करने के लिए जो एम मीटर या वोल्ट मीटर है उसके अंदर प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है, या एक आप कह लें कि कमांड देनी पड़ती है, या वो जो स्विच है उसको आरएमएस वैल्यू पे करना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें कांस्टेंट आंसर मिलता है। अगर आप आरएमएस वैल्यू पे सेट ना करें तो फिर आंसर कैसे मिलेगा। देखें जैसे जैसे ग्राफ में फ्लक्चुएशंस आती हैं, देखें जैसे जैसे ग्राफ में फ्लक्चुएशंस आती हैं वैसे वैसे उस मीटर में भी फ्लक्चुएशंस आएंगी, यानी उसकी वैल्यू पहले आपको नज़र आएगा 0, फिर 1 2, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर नीचे आते आते 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम और फिर 0। तो ये काम चलता जाएगा जिसकी हमें समझ नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हमें कोई एक वैल्यू पता चले जिससे हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, so you should keep this thing in mind and be very careful in understanding the topic। तो ये था जी आपका आज का सारा लेक्चर। मैं आपको एक नज़र इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखें अल्टरनेटिंग करंट, ये सारा कुछ, फिर नेक्स्ट पेज पे ये था, इसमें मैंने ये सारा कुछ लिखा और यहाँ पर आके हमने एंड कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक को देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जी बच्चों, मुझे उम्मीद है आपके लिए आसान होगा अब इस टॉपिक को समझना और अंडरस्टैंड करना, और इतनी अच्छी समझ आपको आ जाएगी कि आप किसी और को भी समझा सकें। एनीवेज़ अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।